जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? खुश हैं? चलें, खुश ही रहें। अगर ये खुशी जो है परमानेंट है तो कि ये सेमीफाइनल जीतने के बाद ही खुशी है। मैच की तो खुशी है, खुद तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं है। खुश ऐसे हो रहे हैं जैसे आपने जाके बाबर आजम के बैट पकड़ के शॉट लगाई थी। आज ज्यादा खुशी होगी कि इंडिया बाहर हो जाए और इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो फाइनल, और हम इंग्लैंड को हरा दें, और 2048 में बाबर आजम को हम अपना प्राइम मिनिस्टर बना लें। मजा ही आएगा। नहीं, होना तो यही चाहिए ना। आप देखें, अगर बाबर आजम वर्ल्ड कप लेके आ जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर से कम कोई चीज होनी नहीं चाहिए उसके लिए। लेकिन आज लग रहा है इंडिया ने बाहर हो जाना है। 17 ओवर्स में 121 की है। अगले 3 ओवर्स में अगर ये 35 भी कर जाए तो इंग्लैंड की बैटिंग बहुत बड़ी है। इंग्लैंड की बैटिंग बहुत बड़ी है, वो मार देते हैं आके। और वो वैसे भी चेस के किंग है। अगर बारिश हो गई, इंग्लैंड ने मैच ले जाना है। हमें क्या है, जो मर्जी जीते इन दोनों में से, हम तो आगे हुए। हम तो आगे हुए फाइनल में। ये गरीब लोग लड़ रहे हैं फाइनल के लिए। हमें गरीबों में इंटरेस्ट ही नहीं है, ये छोटे लोग हैं। हम तो फाइनल में है ना। जो फाइनल में आएगा हमसे वो बात करिए, गरीबों से बात नहीं करनी है हमने। ये कौन इंग्लैंड और इंडिया? नहीं, पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल नहीं हारता। जो कल इनके अंदर जो है थी ना एक वो फाइटिंग स्पिरिट, अगर ये उससे फाइनल में गए तो ये तो नहीं हारने वाले कभी भी। कल आप 40 ओवर्स का मैच देखें, आप पाकिस्तान को कह ही नहीं सकते कि उन्होंने कहीं पे भी कोई चीज लैक की है। लेकिन आज प्लास्टिक का 360 फ्लॉप हो गया है। सूर्या कुमार यादव। वो बड़े मैच का छोटा प्लेयर है और छोटे मैचेस का बड़ा प्लेयर है वो। हम्म, अगले 1 घंटे में फैसला रहेगा कौन खेलेगा। बट आई वांट के इंग्लैंड के साथ हमारा फाइनल हो, हम इंग्लैंड को हरा दें, और 48 में बाबर आजम को हम प्राइम मिनिस्टर बना दें। पाकिस्तान ने इंडिया को पिछला वर्ल्ड कप भी हराया, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी हराया हुआ है। अब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं किंग बाबर को। ये जो इंडियन फैंस है ना, इनको इंडिया भी छोड़ आते हैं, जो कोहली सन्स हैं। भाई सरफराज से बड़े प्लेयर हैं हमारे पास। कभी क्रिकेट जिंदगी में देख भी लिया करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सरफराज ने आपको मैच में जिताया था। अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी थोड़ी बहुत याद भी हो, जिताने वाले दूसरे लोग थे। सरफराज नहीं है तो पाकिस्तान की टीम को गोली मार दें हम।
मुझे पूरी उस चैंपियंस ट्रॉफी में सरफराज की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखाते क्या था। एक अच्छा कैप्टन था, मैं उसको मानता हूँ, बट ये सरफराज नहीं तो हम कुछ कर नहीं सकते। आप जिनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया में आप एक T20 भी नहीं जीते थे, और आज आप उसी T20 के वर्ल्ड कप के फाइनल में वही लड़के लेके गए हुए हैं। ये वही लोग हैं जो आज भी कहते हैं कि अगर आमिर होता तो हम 100 स्कोर पे पूरी टीम आउट कर देते। चलें जी, लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है तो बताएं, अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। सरफराज की जगह नहीं बनती इस वक्त टीम में। आपको एक विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए, अगर रिजवान नहीं है तो हारिस है आपके पास। सरफराज की दूर दूर तक जगह नहीं बन रही, अनफॉर्चुनेटली। हमारे यहाँ अगर कम्युनिटी का टीम, जी जनाब, लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है तो बताएं। आप लोगों को कल आपका अपडेटेड स्केड्यूल जो है था वो ग्रुप में शेयर कर दिया था। अब आपके तमाम टेस्ट जो हैं वो उसी स्केड्यूल के मुताबिक ही होंगे। अब उसमें कोई किसी किस्म की अल्ट्रेशन जो है वो नहीं हो सकती, पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप अभी भी नहीं करेंगे तो आपको पता है आपका होनी क्या है। ये जो खुशी है ना, ये गमी में कन्वर्ट हो जानी है, एकदम से वक्त बदल जाने हैं, जज्बात बदल जाने हैं, और आपके हालात भी बदल जाने हैं। तो इसको ज़रा ध्यान से रहिएगा। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर सकते तो आप उसको फिर देख लीजिएगा कि अगली अटेम्प्ट में, मतलब इससे अगले अटेम्प्ट के लिए पैसे सेव कर दीजिएगा। ठीक है। कल हम बात कर रहे थे इनपुट टैक्स के ऊपर, और हमने देखा था कि हम ऑन क्रेडिट जो है वो सामान ले सकते हैं, और इनपुट टैक्स अगर हम क्लेम करना भूल जाएं तो 6 टैक्स पीरियड्स में क्लेम कर सकते हैं। और पेमेंट के लिए हमने देखा था कि बैंकिंग चैनल के ज़रिए पेमेंट करनी चाहिए। अगर हम बैंकिंग चैनल में पेमेंट नहीं करेंगे तो हमें उसके ऊपर जो पेमेंट की होगी उसके ऊपर इनपुट टैक्स वगैरह अलाउ नहीं हुआ होगा। ये हमने कल जो है थी वो बात कर ली थी। ऐसे ही सब। अब हम आगे चलते हैं इसी से ऑनवर्ड। वो है जी पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल। अब इसमें ना यहाँ पे डिपार्टमेंट ने या सेल्स टैक्स एक्ट ने हमारे ऊपर ना एक लिमिट लगा दी है। देखें, आप जितनी मर्जी अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल कर लें, आपको सेल करने से कभी भी नहीं रोक सकते कि यार क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो। कहेंगे भाई ठीक है, आप कहेंगे मेरी मर्जी है, मेरा बिजनेस है। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, ये तो अगर आप ऐसे ही अनरजिस्टर्ड बंदों को सेल्स करते रहे तो ये लोग तो कभी भी रजिस्टर्ड होंगे ही नहीं। तो फिर उन्होंने इसको रोकने के लिए ये जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं इसके ऊपर क्या कर दी है, लिमिट लगा दी है। उसने कह दिया है कि कोई भी जो रजिस्टर्ड सेलर है, कोई भी जो रजिस्टर्ड सेलर है, वो अनरजिस्टर्ड बंदे को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। हम मना नहीं करते, लेकिन उसकी लिमिट लगा दी है कि वो पर पर्सन पर मंथ मैक्सिमम 10 मिलियन तक की ही सेल्स कर सकता है। या एनुअली अगर देखा जाए तो वो एनुअली उस बंदे को 100 मिलियन की सेल्स कर सकता है। मतलब एक बंदा है, एक आपका बायर है, आप उसको सेल्स कर रहे हैं, तो आप 10 मिलियन तक की एक महीने में उसको सेल कर दें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तशर्त इस डैट के बायर जो है वो आपका अनरजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड नहीं है।
लेकिन अगर आप इस 10 मिलियन से ऊपर सेल कर देंगे 12 मिलियन की, फिर वो क्या करेंगे भाई? नहीं, हमने तुम्हें कहा था कि तुम्हें 10 मिलियन तक की अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल करना अलाउ है। तुमने सेल कितनी कर दी? तुमने सेल कर दी है 12 मिलियन की। एक्स्ट्रा कितना सेल किया? एक्स्ट्रा आपने सेल किया 2 मिलियन का। ये जो 2 मिलियन की आपने इसकी वायलेशन में सेल की है, इसके रिगार्डिंग जो इनपुट टैक्स होगा आप उसे कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये इन्होंने हमें लिमिट लगा दिया कि आप इन लिमिट्स तक सेल कर दो, ठीक है, लेकिन अगर आप इन लिमिट से ऊपर सेल करोगे, जितनी ऊपर सेल करोगे वो आपको उस सेल्स के ऊपर इनपुट टैक्स जो है वो अलाउ नहीं होगा। अगर आप इन कंडीशन की कंप्लायंस नहीं करते तो जो एक्सेस सप्लाई की होगी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उसके ऊपर आप कभी भी अपना इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रोविजन की ये एक्सेप्शन है कि अगर आप सप्लाई कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को या सरकारी या वफाकी हुकूमत के डिपार्टमेंट्स को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट को, तो उनको जितनी मर्जी सेल कर लें, उनके लिए ये रूल अप्लीकेबल नहीं है। सिमिलरली जो फॉरेन मिशंस होते हैं या डिप्लोमेट्स वगैरह होते हैं या जो ये हाईली प्रिविलेज पर्सन वगैरह होते हैं, आप इनको भी जितनी मर्जी की सेल्स कर दें, इनके लिए भी ये रूल वैलिड नहीं है। उसके अलावा जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो फर्टिलाइजर से काम कर रहे हैं, आप उन्हें भी जितनी मर्जी की सेल कर दें, उनके लिए भी ये रूल नहीं है। और जो लोग टैक्सेबल गुड्स में डील नहीं कर रहे, मतलब एग्जाम्ड गुड्स में डील कर रहे हैं, उनके लिए भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। मतलब इन लोगों के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। आप इन्हें जितनी मर्जी सेल्स कर दें, आपको कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन इनके अलावा अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल करते हैं, तो आपके पास लिमिट है कि आप मैक्सिमम 10 मिलियन तक पर मंथ की सेल्स कर सकते हैं। अगर आप 10 मिलियन से ज्यादा सेल करेंगे, तो वो जो भी एक्सेस सेल होगी, जो भी ज्यादा सेल होगी, उसके अगेंस्ट इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। और यहाँ पे ये जो लिमिट है ये पर पर्सन है कि एक बंदे को 10 मिलियन तक की आप सेल कर सकते हैं। ये नहीं है कि टोटल अनरजिस्टर्ड पर्सन, नहीं, पर पर्सन की बात हो रही है। पर पर्सन आप 10 मिलियन तक की सेल्स जो है वो कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक टेस्टेड नहीं है, तो पिछले 2-3 अटेम्प्टों से ये हमारे एक्ट में प्रोविजन मौजूद है, बट इसको आई कैब ने अभी तक टेस्ट नहीं किया। और मेरे ख्याल से इस अटेम्प्ट में इसको टेस्ट किए जाने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाने हैं। वो आपसे पूछ सकता है, वो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछ सकता है, या वो क्या कर देगा, या वो आपको न्यूमेरिकल में एडजस्टमेंट भी डाल के दे सकता है कि आपने किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर को सेल्स की हैं और वो आपने सेल्स कोई 15 मिलियन की कर दी हैं या 20 मिलियन की कर दी हैं, तो ये आपको फिर वहां देखना पड़ेगा कि 10 मिलियन से जितनी भी आपने एक्सेस सेल की होंगी, वो जो भी एक्सेस अमाउंट होगी उसके ऊपर कभी भी आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएंगे, वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा। यहाँ पे कोई सवाल है तो बताएं। सर ये पॉइंट नंबर 3 के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर वाला पॉइंट समझा बस। थोड़ी समझ नहीं है मुझे। सर ये पॉइंट नंबर 3 नहीं है? मेरे ख्याल से कोई बंदा अनरजिस्टर्ड क्यों रहेगा, इसका जवाब हम बहुत डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, और बार बार तो मैं ये नहीं बताऊंगा। हम तो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की पूरी बहस कर चुके हैं।
0.3 में क्या है यार, 0.3 में सिंपल है, जो फर्टिलाइजर्स की सप्लाई है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, आप उसे जितनी मर्जी की सेल्स कर दें, उसके लिए आपके ये रूल अप्लाई नहीं कर रहा। सिंपल इज दैट। इसमें क्या है? ये जो है, ये आपके टर्म के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको जरा आपने देख लेना, आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा है इस अटेम्प्ट में। अब हम देखते हैं कि ये इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट हमने करनी कैसे है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने किस तरह से लेके चलना है, कैसे लेके नहीं चलना, इसको हम देखते हैं। देखिए कहानी बड़ी सिंपल सी है। आपने परचेजेस की 1 लाख रुपए की, आप इसके ऊपर 17% टैक्स पे किया होगा आपने, जो कितना होगा, 17,000 होगा। आप फिर क्या करते हैं, आप उन्हें सेल कर देते हैं, आप बेचते हैं। आप बेचते हैं 2 लाख रुपए की, 17% टैक्स लेते हैं, वो होता है 34,000 रुपये का। आप आउटपुट पे से इनपुट लेस करते हैं, रिमेनिंग जो है आप वो क्या कर देते हैं, आप वो जाके पे कर देते हैं। अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं कि आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करो और रिमेनिंग जो है वो आप पे कर दो। यही पढ़ते हैं ना हम अभी तक। लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ी सी कहानी को अब कम्प्लेक्स करेंगे, और अगर आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया कि हम ये क्रेडिट किस तरह से क्लेम करते हैं, आपके न्यूमेरिकल्स डन हो जाएंगे। मतलब आपके न्यूमेरिकल्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है वो यही है। अब जरा मुझे बताएं, आपने ये परचेजेस की 17,000 रुपये की, आपने इनपुट टैक्स पे किया हुआ था, ये आप इस सामान को लेके आए और आपने इससे सेल्स कर दी, 2 प्रोडक्ट बना के बेचे, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए बना के बेचे आपने 50,000 रुपये के, और प्रोडक्ट बी बना के बेचे आपने 1 लाख रुपए के। जो प्रोडक्ट ए था ये एग्जेम्प्ट हो गया, इसके ऊपर टैक्स है ही नहीं। जो प्रोडक्ट बी है ये टैक्सेबल था, इसके ऊपर आपने 17% टैक्स लिया, अब आ गया 17,000। ये 2 किस्म की आपने सप्लाई की, मतलब सामान ले आए, चीजें बना के बेची, लेकिन एक चीज जो बना के बेची वो एग्जेम्प्ट थी, उसके ऊपर टैक्स है ही नहीं था। दूसरी चीज जो आपने बना के बेची थी उसके ऊपर टैक्स था। अब सवाल है कि आपने अपनी सेल्स टैक्स लाइबिलिटी जो है वो जमा करवानी है। तो आपके पास आउटपुट टैक्स कितने हैं? आपके पास आउटपुट टैक्स आया 17,000। आपने इनपुट टैक्स कितना पे किया था? 17,000। आप इस इनपुट में से आउटपुट लेस कर देंगे और आपकी सेल्स टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा ना। बट ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। क्यों? क्योंकि भाई साहब, ये जो आपने परचेजेस की हैं, ये जो आपने खरीदारी की है, आप इसमें से एग्जेम्प्ट गुड्स भी बना रहे हैं, आप इसमें से
टैक्सेबल गुड्स भी बना रहे हैं, तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि कितने परसेंट ये गुड्स एग्जेम्प्ट के लिए इस्तेमाल हुई हैं और कितने परसेंट गुड्स जो हैं वो टैक्सेबल के लिए इस्तेमाल हुई हैं। तो उस बेस के ऊपर ही हम क्या करेंगे, हम उसको कर लेंगे। हम कहते हैं कि हमने ₹1,00,000 का सामान खरीदा और वो हमने लगा लिया, अब उसमें से हमने एग्जेम्प्ट गुड्स भी बनाई हैं, उसमें से हमने क्या किया, टैक्सेबल गुड्स भी बनाई हैं। तो जितनी एग्जेम्प्ट गुड्स बनी है उतना तो हम इनपुट टैक्स कभी भी क्लेम कर ही नहीं सकते और वो कभी भी क्लेम हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इसलिए हमें यहाँ पर अपॉर्शनमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अब हम जो प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं कि आपने परचेजेस की, आपकी जो परचेजेस थी वो कॉमन परचेजेस थी। फॉर एग्जाम्पल आपने जी ₹5,00,000 की गुड्स परचेज की, इसके ऊपर आपने 17% टैक्स जो है था वो पे किया था और वो कितना बनता था, 85,000। ये टैक्स आपने पे किया हुआ था। लेकिन ये जो आपने परचेजेस की हैं, आप इसमें से सप्लाई 3 तरह की कर रहे हैं, मतलब 3 तरह की गुड्स जो हैं वो आप क्या कर रहे हैं, आप वो बनाकर बेच रहे हैं। आप नॉर्मल गुड्स भी बना के बेचते हैं, आप एग्जेम्प्ट गुड्स भी बना के बेच रहे हैं, आप जीरो रेटेड गुड्स भी बना के बेच रहे हैं। तो हमने देखना है कि ये जो हमारा इनपुट टैक्स है जो कॉमन है, कितना इसके साथ ताल्लुक है, कितना इसके साथ एसोसिएट कर रहा है और कितना इसके साथ एसोसिएट कर रहा है। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो हमने क्या देखना है, हमने इसको यहाँ पे अपोर्शन करना सीखना है, बिकॉज जो इनपुट टैक्स एसोसिएट कर रहा होगा जीरो रेटेड गुड्स के साथ, वो हमें क्या मिल जाएगा, उसका रिफंड मिल जाएगा, हम वापस क्लेम कर सकते हैं। जो इनपुट टैक्स एग्जेम्प्ट गुड्स के साथ एसोसिएट कर रहा होगा उसका हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, और जो नॉर्मल गुड्स के साथ इनपुट टैक्स एसोसिएट कर रहा होगा उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम क्लेम कर लेंगे, उसको हम आउटपुट टैक्स में से लेस करवा रहे होंगे। तो अब हमने यहाँ पे इस चीज को सीखना है कि ये अपॉर्शनमेंट कैसे करनी है। आपके पास मुख्तलिफ किताबें हैं, आई कैप की किताब है, आई कैप एग्जाम के सॉल्यूशंस हैं, हर एक में अलग अलग चीजें हैं, कोई इक्वेशन से करवा रहा है, कोई किस तरह से करवा रहा है। हम इसको एक टेबल के जरिए करेंगे, ये एक यूनिवर्सल सा टेबल आप इसे समझ लें। इससे अगर आपको अपॉर्शनमेंट करनी आ जाए टैक्स की तो यकीन माने आपका इनकम सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल कभी भी खराब नहीं हो सकता, नेवर एवर। अगर आपको ये टेबल समझ आ गया आपका आंसर हमेशा एक्यूरेट आएगा और उसमें गलती के चांसेस कभी भी नहीं होंगे।
इस टेबल को आपने समझना है। मुझे नहीं पता है कि इस किताब में ऐसे किया हुआ है, इस किताब में ऐसे किया हुआ है, मुझे इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है। आप इस टेबल को फॉलो कर लें, आपके सवाल जो है वो 100% आई कैप से मैच भी करेंगे और एक्यूरेट आंसर आएगा। और ये वो टेबल है जो सबसे इजी टू अंडरस्टैंड है और सबसे इजी जो है वो इसका आप सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं टेबल में बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको जरा एग्जांपल्स पे लेके चलता हूँ। हम एग्जांपल्स बाय एग्जांपल सॉल्व करते हैं, बाद में हम टेबल के साथ इसको कंपेयर करते हैं। तो कैलकुलेटर निकाल के मुझे मेरी हेल्प करते जाइएगा। देखें जी, पहला एक हम बड़ा सिंपल सा केस लेते हैं, नॉर्मल सा केस है हमारा। वो है कि आपने परचेजेस की हैं रजिस्टर्ड सप्लायर से 5 लाख रुपए की, और आपने सप्लाईज की हैं रजिस्टर्ड पर्सन को 8,80,000 रुपए की। अब जरा खुद बताएं आप, क्या इसमें मल्टीपल सप्लाईज है? इस सिनेरियो में क्या हमारे पास मल्टीपल सप्लाईज हैं? इसका मतलब 17% वाली हमने चीज खरीदी है, 17% पे बेच रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर हमें कोई किसी किस्म की अपोर्शनमेंट करनी पड़ेगी? अपोर्शनमेंट हमेशा वहां पे होती है जहां पे मल्टीपल सप्लाईज हो, कॉमन इनपुट टैक्स हो, लेकिन यहाँ पे हमें किसी किस्म की अपोर्शनमेंट करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो इसके अगर हमने सेल्स टैक्स पेएबल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हम लेंगे अपना आउटपुट टैक्स। हमने सेल्स की थी 8,80,000 की, इसके ऊपर टैक्स था 17%। कितना मिला होगा जरा बताइएगा? 149,600। और इसमें से हमने लेस करना है इनपुट टैक्स। हमने परचेजेस की थी 5 लाख रुपए की, 17% हम टैक्स पे करके आए थे, 85,000 हमने पे किया था। मेरा सेल्स टैक्स पेएबल कितना आ जाएगा? 64,600। ये तो बड़ा आसान सा केस था, ये थी आम जिंदगी। अब हम जरा चलते हैं मेंटोर्स वाली जिंदगी पे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपने एक रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेजेस की हैं 15 लाख रुपए की। आप सामान खरीद के लेके आए हैं 15 लाख रुपए का, और वो सामान खरीदने के बाद जब आप बेच रहे हैं तो आपने रजिस्टर्ड बंदे को सेल की हैं 18,80,000 रुपए की, और एग्जेम्प्ट सेल्स की हैं 2 लाख रुपए की। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मेरी परचेजेस कॉमन है, लेकिन मेरी सप्लाईज जो है वो डिफरेंट है। जरा बताइएगा, 15 लाख का अगर 17% लें कितना टैक्स होगा? 15 लाख का 17% कितना बनता है? 2,55,000 इनपुट टैक्स पे किया, और 18,80,000 का 17% कितना बनेगा? 319,600। और जो एग्जाम सप्लाईज है हमें पता है इनके ऊपर तो टैक्स होता ही नहीं है, ऐसे ही है। अब हमने अपना सेल्स टैक्स पेएबल निकालना है। अगर मैं अपना सेल्स टैक्स पेएबल निकाल लूं कि मेरा आउटपुट टैक्स है जी 319,600, और मेरा इनपुट टैक्स है 255,000, मैं इसमें से लेस करूं, कितना जवाब बनता है बताइएगा? अगर मैं ये पे करना चाहूं, ये गलत है। क्यों? उन्होंने कहना है कि भाई साहब ये जो आपने परचेजेस की थी जिस पे आप 2,55,000 टैक्स जमा करवा के आए हैं, इसमें से कुछ आप टैक्सेबल कर रहे हो, कुछ आप एग्जेम्प्ट सप्लाईज कर रहे हो, तो आप तो सिर्फ उतना ही इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो जो टैक्सेबल सप्लाईज के साथ एसोसिएटेड है। जो टैक्सेबल सप्लाईज के साथ एसोसिएटेड नहीं है, मतलब जो एग्जाम्ड सप्लाईज के साथ एसोसिएटेड है, आप कभी भी उसे क्लेम कर ही नहीं सकते। ऐसे ही है ना?
तो अगर मैं ये करूंगा ये तो गलत हो जाएगा, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक अपोर्शन इनपुट टैक्स निकालना पड़ेगा। अब आउटपुट टैक्स में तो मसला ही कोई नहीं है, वो है जी 319600, ये मैंने पकड़ लिया, ये मुझे पता है। अब इसमें से मैंने इनपुट टैक्स लेस करना है, और वो कितना होगा उसके लिए हम क्या कर लेंगे, उसके लिए हम ये अपना टेबल ड्रॉ कर लेंगे। टेबल में हम यहाँ पे ले लेंगे वैल्यू, और यहाँ पे ले लेंगे हम इनपुट टैक्स। अब वैल्यू में हमने जो जो सप्लाईज की है ना, हमने उनकी वैल्यू लेनी होती है। तो एक हमारी सप्लाई है टैक्सेबल सप्लाई, वो हमने कितने की की है, 18,80,000 की है। एक हमने की है एग्जेम्प्ट सप्लाईज, वो हमने कितने की है, 2 लाख की है। तो टोटल सप्लाई हमारी कितनी है, 2080,000 ऐसी बन रही है। और जो हमने इनपुट टैक्स पे किया है टोटल, वो कितना है, 2,55,000 है। अब हम इसे अपोर्शन कर लेते हैं। अब उसका तरीकेकार क्या होगा अपोर्शन करने का, आप इसको इसके ऊपर डिवाइड करें। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 255 को डिवाइड कर दें 2080 से, और मल्टीप्लाई कर दें 1880 से, तो आपको चलेगा कितना यहाँ पे आ रहा है। और अगर इसके लिए अपोर्शन करना है तो इसको इस पे डिवाइड करें, जो जवाब आएगा उससे मल्टीप्लाई कर लें, तो आपको चलेगा कितना इससे ताल्लुक बन रहा है। तो जरा बताएं हाँ कितना बन रहा है टैक्सेबल सप्लाईज के अगेंस्ट और एग्जाम सप्लाईज के अगेंस्ट। जरा बताएं टैक्सेबल सप्लाईज के अगेंस्ट कितना आ रहा है अपोर्शन टैक्स। इसको हो और भाई प्रॉपर मुझे बताओ, इसको इस पे डिवाइड करो, इससे मल्टीप्लाई करो, क्या जवाब आता है, 230481, और रिमेनिंग कितना बनता है, टू फोर 511। जब हमने ये अपॉर्शनमेंट कर ली है ना, अब हमें लग गया पता कि जो मेरी टैक्सेबल सप्लाईज हैं उससे जो रिलेटेड इनपुट टैक्स है वो इतना है, और ये जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज की हैं इससे रिलेटेड इनपुट टैक्स जो है वो इतना है। अब जो टैक्सेबल सप्लाईज से इनपुट टैक्स रिलेट कर रहा है दैट इज 230481, वो मैं लेस करवा दूंगा, मेरे पास आ जाएगा सेल्स टैक्स पेएबल कितना बन रहा है। और जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अगेंस्ट इनपुट टैक्स है, हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज का इनपुट टैक्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, और वो सारे का सारा हमारा क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। तो ये हमने इस तरह से क्या करनी होती है, अपोर्शनमेंट करनी होती है। तो बताएं जरा कितना पेएबल आ रहा है, एट नाइन डबल वन नाइन, ये हम क्या करेंगे, ये हम इसे पे करेंगे। ये तो होगी हमारी सेकंड एग्जांपल। एक और एग्जांपल करते हैं, दोबारा इसको समझते हैं। अब तो हम एक और सप्लाई बीच में ले आते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट जो है वो ले लेते हैं। अब जरा बताएं अगर हमारी सप्लाई 17% पे हो रही है, अगर हम 17% या नॉर्मल गुड्स पे सप्लाई कर रहे हैं, तो उसका इनपुट टैक्स क्या होता है, हम क्लेम कर सकते हैं। अगर हमारी जीरो रेटेड सप्लाईज हैं तो इसके इनपुट टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होता है,
रिफंड मिलता है। और अगर हमारा एग्जाम्ड गुड्स का सप्लाईज है तो इसका इनपुट टैक्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। यही हम बात करते आए ना। यही हम बात करते आए हैं ना। अब देखें, ये सवाल है, हमने परचेजेस की हैं रजिस्टर्ड सप्लायर से। जब हम परचेजेस करके आए थे, जब हम खरीद के लाए थे, तो हमने 17% टैक्स पे किया था। तो हमारा इनपुट टैक्स कितना बन रहा था? 2,55,000। ये आ गया जी हमारा इनपुट टैक्स। अब हमने सप्लाईज की है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो हमने उससे भी 17% टैक्स लिया होगा। और ये हमारा आउटपुट टैक्स कितना बन रहा था? 319,600। हमने एग्जाम्ड सप्लाईज की हैं, क्या हमने एग्जाम्ड सप्लाईज के ऊपर कोई टैक्स लिया होगा? कोई टैक्स नहीं लिया होगा। और जब हमने एक्सपोर्ट्स किए हैं, ये हैं हमारी जीरो रेटेड सप्लाईज, इसके ऊपर कितना टैक्स हमने लिया होगा? 0% के लिहाज से 0 टैक्स लिया होगा। सब कुछ ऐसा ही हुआ। अब हमने देखना है कि सेल्स टैक्स कितना पे होगा, उसको देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मुझे पता है कि मेरा आउटपुट टैक्स एक ही है, वो मैंने लिख लिया। वो था जी 319,600। अब इसमें से हमने लेस करवाना है इनपुट टैक्स। अब खुद बताओ, अगर मैं यहाँ पे 2,55,000 लेस करवा दूं, तो क्या ये ठीक होगा या गलत होगा? गलत क्यों होगा? गलत तो होगा, बट क्यों होगा? क्योंकि हमारा इनपुट टैक्स कॉमन है और हमारे सप्लायर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। हम एग्जाम सप्लायर्स भी कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं, और हम नॉर्मल सप्लायर्स भी कर रहे हैं। तो हमें उसके लिए अपोर्शन्ड इनपुट टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये तो मैं कभी भी नहीं कर सकता। अगर हम ये करेंगे तो ये तो हो जाएगा गलत। ये तो हम कभी भी नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? हमें अपॉर्शनमेंट करनी पड़ेगी। और अपॉर्शनमेंट का आपको टेबल अभी अभी सिखाया है। क्या करेंगे? हम दो कॉलम बना लेंगे। एक कॉलम हम बनाएंगे वैल्यू का, और दूसरा कॉलम हम बना लेंगे इनपुट टैक्स का। अब वैल्यू में हम लिख लेंगे पहले अपनी टैक्सेबल सप्लाईज की वैल्यू। वो है 1,88,0,000। फिर हम लिख लेंगे एग्जाम सप्लाईज की वैल्यू, वो है 2,00,000। फिर हम लिख लेंगे जीरो रेटेड या एक्सपोर्ट की वैल्यू, वो है 3,30,000। जरा जमा करेंगे, हमारे पास आ जाएगी टोटल वैल्यू या टोटल सप्लाई कितनी बनती है, जरा बताइएगा। 24,10 ये आ गई। और इनपुट टैक्स हमें पता है कि हमारे पास टोटल कितना है? 2,55,000 है। ये हमारा इनपुट टैक्स है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन्हें अपोर्शन करेंगे।
अपोषण करने का असूल क्या होगा कि आप इसको डिवाइड करें, इसको इसके ऊपर डिवाइड करें, जो जवाब आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपोषण हो जाएगा। आप इसको इसके ऊपर डिवाइड करें, जो जवाब आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करें, आपको इसके अगेंस्ट में मिल जाएगा। आप इसको इसके ऊपर डिवाइड करें, जो जवाब आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करें, आपको ये भी मिल जाएगा। अब जरा मुझे बताएं हाँ अपोषण करके कि टैक्सेबल सप्लाईज के अगेंस्ट कितना आ रहा है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अगेंस्ट कितना आ रहा है, और जीरो रेटेड सप्लाईज के अगेंस्ट कितना आ रहा है, जरा ये बताइएगा। टैक्सेबल सप्लाईज का आपने बताया जी 198921 ये आ रहा है टैक्सेबल सप्लाईज का। एग्जाम सप्लाईज का आ रहा है 21162 और जीरो रेटिंग का आ रहा है 34917। जरा सारे बताएं सबका यही आ रहा है या कोई ऐसा जिसका ये नहीं आ रहा। तो भाई तो सॉल्व कर, तेरा क्यों नहीं आ रहा? कैलकुलेटर नहीं है? अपने कैलकुलेशंस को देखें, गलत कर रहे हैं आप कैलकुलेट। 255 को 240 पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें 18800 से, क्या आंसर आता है? अब ये अपोषण करने का ना हमें एक फायदा हो जाता है। वो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अब मुझे ना पता लग गया है कि ये वाला जो इनपुट टैक्स है ना, ये वाला, ये मैं क्लेम करूंगा। जो ये वाला इनपुट टैक्स है ना, ये मेरा वेस्ट हो जाएगा। और ये वाला इनपुट टैक्स आ रहा है अगेंस्ट दी सप्लाई, ये हम क्या करेंगे, रिफंड ले लेंगे। अब मुझे लग गया पता, मैं यहां से अमाउंट उठाऊंगा, यहां लिख दी 198921, लेस किया तो मेरा आ जाएगा सेल्स टैक्स पेएबल, कितना बनेगा बताइएगा? वन टू 0679, ये पेएबल आ जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, और जो हमारा सेल्स टैक्स रिफंडेबल आ जाएगा वो होगा 34,917। ये वो अमाउंट है जो हम क्या करेंगे, जो रिफंड डिमांड कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब जरा इस एग्जाम्पल को ना अपनी आंखों में सेव कर लें कि हमने कैसे वर्किंग की है, कैसे वर्किंग नहीं की। अब मैं आपको फिर टेबल समझा देता हूँ। मैंने अभी आपको टेबल नहीं समझाया था, बट नाउ आपको टेबल समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पे लिख लें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वे टू अपोर्शन द इनपुट टैक्स। अगर आपको इनपुट टैक्स की अपॉर्शनमेंट आ गई है, सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल आपका डन हो गया। सेल्स टैक्स का कोई भी न्यूमेरिकल पकड़ ले, मार्किंग स्कीम में चले जाएं, उस मार्किंग स्कीम के अंदर जो सबसे टेक्निकल वर्किंग होती है, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं, वो अपॉर्शनमेंट की ही है। और अपॉर्शनमेंट ही बच्चों को मुश्किल लगती है, वो ही उनसे नहीं हो पाती। आप इस टेबल को अगर रिप्रोड्यूस कर दें पेपर में जाके, तो अपॉर्शनमेंट सबसे आसान है, इसमें गलती के चांसेस नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे।
मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ तरीके लिखे हुए हैं, कोई इक्वेशन बना रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। ये बड़ा सिंपलेस्ट वे है, एक्यूरेट आंसर, मिनिमम वर्किंग, और आपका जवाब भी सही आएगा। तो ये अगर आपको एग्जांपल याद हो गई है तो मैं ज़रा आपके पास ये टेबल पे लेके चलता हूँ कि जब भी आपने अपोर्शनमेंट करनी है ना, जब भी आपने अपोर्शनमेंट करनी है, व्हेनेवर, तो ये टेबल जो है ये आपके ऊपर वाजिब है। मुझे ये ना कहना कि कोई सर वो पास्ट पेपर में तो ऐसे हुआ था, आपने ऐसे करवाया है, मैं बेटा गोली मार देनी है फिर इस बंदे को। पास्ट पेपर्स में क्या तरीकेकार है मेरा सरोकार नहीं है, बुक ए में कैसे लिखा हुआ है मुझे ऐसा कोई सरोकार नहीं है। आप इस तरह से करेंगे आपका जवाब 100% एक्यूरेट आएगा। अब अपोर्शनमेंट जब भी आपने इनपुट टेक्स्ट की करनी है ना, आप वर्किंग बनाएंगे और वर्किंग में जाके आप ये वाला टेबल बनाएंगे। हेडिंग दी, रेफरेंस दिया वर्किंग नंबर 1 का, और है जी अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, ये आप करेंगे। एक कॉलम बनेगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का, एक कॉलम बनेगा इनपुट टैक्स का, और अगर आपने कोई एसेट्स वगैरह खरीदे हैं जैसे प्लांट मशीन या कोई भी फिक्स एसेट्स वगैरह खरीदे हैं तो तीसरा आप अलग कॉलम बनाएंगे इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स का। ये 3 कॉलम है। आपकी जो टैक्सेबल सप्लाईज होंगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ मैंने नेट का वर्ड लिखा हुआ है। नेट का वर्ड है कि आप सेल्स रिटर्न लेस करके लिखेंगे। आपने सेल्स की, आपको सेल्स रिटर्न हुई, सेल्स रिटर्न लेस करने के बाद जो नेट सप्लाई होंगी उसकी जो वैल्यू आई लिख ली। जो आपकी जीरो रेटेड सप्लाईज हैं उनकी भी नेट जो वैल्यू आई वो आपने लिख ली। जो आपकी एग्जाम सप्लाईज हैं उनकी भी नेट वैल्यू आपने लिख ली। तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो ये टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी कि आपने इतनी सप्लाई की है इस महीने में। ठीक है। उसके बाद आपने इनपुट टैक्स तो निकाला होगा, आप उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब आपके पास फिक्स एसेट्स का भी इनपुट टैक्स होगा, आप उसे भी क्या कर लेंगे, आप उसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। अब आपने अपोर्शन करना है तो कैसे करेंगे, ये इनपुट टैक्स, ये जो आप जिसको मैंने क्यू से रेफर किया है, इस क्यू को वाई पे डिवाइड करेंगे। ये देखो क्यू डिवाइड बाय वाई, और इसको मैंने ई से रेफर किया है। आप इसको इस पे डिवाइड करोगे, जो जवाब आएगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास अपोर्शन होके आ जाएगा। सिमिलरली आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास अपोर्शन होके आ जाएगा, एंड सो दिस। तो इस तरह से क्या करते हैं हम, अपोर्शनमेंट कर रहे होते हैं। तो ये टेबल मैंने आपको बाद में समझाया, पहले मैंने आपको एग्जांपल करा दिया। अब आप देखो वही एग्जांपल वही टेबल हमने बनाया, तो इस तरह से हमने इसको कर लिया। तो ये टेबल आपको समझ आ गया, ये टेबल आपको याद रहेगा। ये टेबल सिर्फ समझ लें आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। ये चक्का है इसका। जी जनाब, ये टेबल क्लियर है, सो गए हो, फोत तो नहीं हो गए। कब्रिस्तान वाली वाइब्स आती हैं जब आप लोग खामोश होकर बैठ जाते हैं। यहाँ तो आप आंखों से जाग रहे हैं, दिमागी तौर पर सोए हुए हैं। ये टेबल क्लियर है, अपोर्शनमेंट की समझ आ गई है। चलिए मैं आपको एक थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल करवाता हूँ। ये देखिए हमें कोई एग्जांपल करते हैं और इसमें फिक्स एसेट भी हमारे पास आ गया। इसको देखते हैं। ये खुद करेंगे आप लोग कि मैं ही करवा दूं, या आप ही करा दें, हमारे से तो नहीं होगा। अभी आपने कहने, चले जी, आपने रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेजेस की हैं, 17% टैक्स पे किया होगा, कितना बनेगा, 2,55,000।
आपने रजिस्टर्ड बंदे को सप्लाई की, आउटपुट टैक्स आपका आया होगा 319600। एग्जाम्ड सप्लाईज फर्क है, जीरो रेटेड पे 0% के हिसाब से जीरो टैक्स आया। ऐसे ही है, मशीन आपने ली है 1.3 मिलियन की, और अब देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसने कह दिया है कि ये मशीन एग्जेम्प्ट एंड जीरो रेटेड सप्लाईज बनाने में इस्तेमाल होगी। अब आप खुद बताओ, जब आपको एग्जामिनर ने बता दिया है कि ये एसेट सिर्फ इन दो में इस्तेमाल होगा, तो क्या इसको तीन में अपोषण करना चाहिए? तो यहाँ पे आंखें, दिमाग, कान खोल के बैठिएगा। दिमाग खोल के बैठना है, पढ़ने क्या लिखे। अब दिमाग खोलने का मतलब ये नहीं है कि अभी आप अपने किचन में जाएं, छुरी लेके आए, अपने खोपड़ी काट के दिमाग खोल के सामने रखना, ये काम ना करना। मैंने आप लोगों को ये नहीं कहा। दिमाग खोलने का मतलब है दिमाग को हाजिर और नाजिर जानना है। वरना आपके जी आपने कहा दिमाग खोलना और आपका दिमाग खुले हुए बाहर पड़े हो, और फिर आप लोग मायूस हुए होंगे कि दिमाग तो सोचा था, दिमाग तो है ही नहीं, ये तो सारा भूसा निकला है स्कल के अंदर से। तो मैं आपको उस जो डिसअपॉइंटमेंट है उससे बचाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ना ये एग्जामिनर का ना बड़ा फेमस है, ये अपोर्शनमेंट में ना वो बता देता है कि ये वाली मशीन जो है ये 3 में इस्तेमाल होगी, ये वाली मशीन जो है वो 2 में इस्तेमाल होगी। तो उसके हिसाब से हमने अपोर्शनमेंट करनी होती है। तो इसको सॉल्व करें जल्दी से। आपके पास आउटपुट टैक्स कितना आया? आपके पास आउटपुट टैक्स था 319600। इनपुट टैक्स हमने लेस करना है, वो हमें भी पता नहीं है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा। और अपोर्शनमेंट के लिए क्या करना है, हमने टेबल बनाना है। अब टेबल में आपको पता है कि नॉर्मली तो हम 2 कॉलम बनाएंगे, अगर हमारे पास एसेट्स हो मौजूद हुए तो हम तीसरा कॉलम जो है वो भी बना रहे होंगे। तो पहला कॉलम आ जाएगा हमारे पास वैल्यू का, दूसरा आ जाएगा कॉलम हमारा इनपुट टैक्स का, तीसरा कॉलम आ जाएगा इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट का। यही आपको सिखाया टेबल में। अब यहाँ पे आप ले लेंगे टैक्सेबल सप्लाईज, नेट लेनी है क्योंकि हमारे यहाँ पे सेल्स रिटर्न नहीं है तो मुझे लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम ले लेंगे एग्जेम्प्ट सप्लाईज, और यहाँ पे हम ले लेंगे जीरो रेटेड सप्लाईज। तो हमारे टैक्सेबल सप्लाईज जो हैं वो 1,88,0,000 है। हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाईज जो हैं वो 2 लाख की हैं। हमारी जीरो रेटेड सप्लाईज जो हैं वो 7,30,000 रुपए की हैं। इनका जमा कर लें। हमारा कॉमन इनपुट टैक्स जो है वो कितना है, 2,55,000 आ रहा है जी, 55 नहीं 55, ठीक है जी। 2810,000 ये आ गए। अपोर्शन तो कर लोगे ना, पता ना कैसे करनी है अपोर्शनमेंट। इसको पकड़ो, इसके ऊपर डिवाइड करो, जो जवाब आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास अपोर्शन होके आ जाएगा। जरा बताएं कितना आ रहा है? वन 7,0,6,0,5 1,8,1,4,9 और 666। ये आ रहा है। ये तो आपको लग गया पता, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना अपोर्शनमेंट में। मुझे क्यों लग रहा है कि आप लोगों को अपोर्शनमेंट समझ नहीं आ रही। मुझे फीलिंग हो रही है, वाइब्स आ रही हैं, नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं कि आप लोगों को अपोर्शनमेंट की समझ नहीं आ रही।
आ रही है सर समझ। अब हम जरा फिक्स एसेट्स का करते हैं। हमने मशीन खरीदी है कितने की? 13 लाख की। 13 लाख के ऊपर हम 17% टैक्स पे करके आए हैं। कितना पे किया होगा बताओ जरा? 13 लाख के ऊपर 17% कितना टैक्स पे किया होगा हमने? 2,21,000। अब देखो उसने हमें क्लियरली बताया है कि ये मशीन एग्जाम्प्ट और जीरो रेटेड सप्लाईज में इस्तेमाल होनी है। अब आप खुद बताओ कि अगर हम इस 2,21,000 को इन तीनों में अपोर्शन करेंगे, क्या वो सही होगा कि गलत होगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब इसकी इसमें तो अपोर्शनमेंट नहीं हो सकती। तो हमने इसकी इन दोनों में अपोर्शनमेंट करनी है। अब वो कैसे करेंगे? आप इन दोनों का सम ले लें। तो ये होएगा आपका, मैं ऊपर ऊपर लिख देता हूँ मैं आपका, 2,21,000 डिवाइडेड बाय 9,30,000, बिकॉज जिनमें अपोर्शनमेंट करनी है हम उनका सम लेंगे। तो हमने इनमें अपोर्शनमेंट करनी है, तो डिनोमिनेटर में इसका सम आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 लाख से, तो मेरे पास इसका जवाब आ जाएगा। तो 2,21,000 को अगर मैं डिवाइड किया 9,30,000 से और मल्टीप्लाई किया 7,30,000 से, तो मेरे पास इसका भी जवाब आ जाएगा। जरा बताएं कितना बनता है? 47,527 इसका बनता है। और ये जो है हमारे पास जीरो रेटेड, इससे कितना बनता है? 173,473। ये हमारे पास आ गया। अब मेरे पास ना सारी पिक्चर आ गई है। अब मुझे पता है कि यार मेरा मशीन के ऊपर कितना है, मेरा लोकल कितना है। अब मैं क्लेम कर लूंगा। ये देखो ये मेरा क्लेम हो जाएगा 170,605। ये लेस किया तो मेरे पास आ गया सेल्स टैक्स पेएबल। कितना बनता है? 148,995। ये पेबल आ गया। अब खुद देखो, ये जो एग्जाम्प्ट के अगेंस्ट है ये हमारा वेस्ट हो गया, जाया हो गया। और अब हमने लेना है रिफंडेबल। अब रिफंड कौन कौन सा होगा? हमें ये 66,246 प्लस 173,473 जो है ये रिफंड हो जाएगा। तो मेरा रिफंडेबल जो आ जाएगी अमाउंट, हम इन दोनों को जमा करेंगे। ये हम क्या करेंगे? ये हम रिफंड डिमांड करेंगे। तो इस तरह से हमने अपॉर्चनमेंट करनी होती है। अगर आपको ये टेबल समझ आ गया ना, आपका न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ अब कॉपी पेस्ट रह गए। आप अपने किसी भी सो कॉल्ड सीनियर से पूछ लीजिएगा, वो यही कहते हैं कि सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल में अपॉर्चनमेंट बड़ी मुश्किल होती है, समझ ही नहीं आती क्या करनी है कैसे नहीं करनी। आप उनका रिव्यू लेने के बाद हम इंशाल्लाह मंडे को न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, या ट्यूसडे ट्यूसडे या मंडे को हम न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह कर रहे होंगे। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि कौन सा होता है कौन सा नहीं होता। ये सबसे आसान तरीका है अपॉर्चनमेंट का, और आपके आई कैप के साथ जो जवाबात हैं वो भी सारे के सारे मैच कर जाएंगे। इवन होता है कि जी आई कैप का सोल्यूशन मैच नहीं कर रहा, आई कैप का सोल्यूशन गलत है, ये गलत नहीं, मैच भी करेंगे सोल्यूशन आपके, फिक्र ना करें। तो देखें ये हमारे अपॉर्चनमेंट है, ये हमारा टेबल है। ये सारा याद हो गया, सारी समझ आ गई टेबल कैसे बन रहा है, अपॉर्चनमेंट कैसे हो रही है। अब यहाँ पे मैं एक सवाल एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वो आप में से किसी ने सवाल नहीं पूछा। सवाल वो पूछते हैं जिनके दिमाग चल रहे होते हैं। बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता। वो सवाल ये था कि इस फिक्स एसेट के ऊपर जो टैक्स है वो मैंने अलग कॉलम क्यों बनाया है। ये सवाल था कि नहीं, कि जो फिक्स एसेट्स का
कॉलम हम अलग क्यों बना रहे हैं? ये माइंड में सवाल आना चाहिए कि आना चाहिए? तो पूछा क्यों नहीं मम्मा? बहुत तेज है। नहीं नहीं सर, उस वक्त हमें याद नहीं था। है, इतना तो रह गया आइंस्टाइन, चाइना का आइंस्टाइन, प्लास्टिक का आइंस्टाइन। वैसे वो जो है थे ना इंडियन फैंस, मजा आ रहा है मैच देखने का? वो जो कोहली इस वक्त वो बाउंड्री के पास खड़ा होकर परेशान है, और पांड्या तालियां मार के अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं। चपेड़े अच्छी पड़ रही है, मजा आ रहा है। हाँ, इंडिया के पास सूर्या कुमार यादव है। 360, प्लास्टिक का 360, बड़े मैच का छोटा प्लेयर। अगर यही इनिंग खेली होती, हाँ, बाबर आजम ने जो कोहली ने खेली और 50 पे आउट हुआ होता, सेल्फिश सेल्फिश गुरूर वाला आदमी है, रिकॉर्ड बेहतर कर रहा है, टीम मरवा गया है, ये वो। लेकिन कोहली ने खेली है तो उसको तो नहीं कह सकते ना ये स्नेक्स। अच्छा, ये क्लियर है आप लोगों को टेबल सारा? अब नहीं मैच देखता। क्रिकेट का बहुत क्रेज रह चुका हूँ, बहुत ज्यादा क्रेज रह चुका हूँ। इतना क्रेज कि मेरे अपने हाथ की उंगली से टड़वाई हुई है। मैं स्कूल में रमजान के महीने में 2-2 घंटे क्रिकेट खेलता था। 2-2 घंटे क्रिकेट खेलता था रोजा रख के। तो स्कूल हमारा जल्दी बंद होता था 12 बजे, तो 2 बजे तक क्रिकेट खेलनी। फिर रात को आके शाम को मतलब स्कूल से आके ट्यूशन जाना, वहां से आने के बाद फिर अफ्तारी से पहले भी क्रिकेट खेलनी रोजा रख के। बहुत क्रिकेट खेली हुई है। उस वक्त ना पेप्सी के अंडर 15 के ट्रायल्स हुए थे, वहां तक गया था। लेकिन कल्चर हमारा ना बड़ा गंदा है पाकिस्तान का, कि सिफारिश नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप जिंदगी में कभी ग्रो नहीं कर सकते। बहुत क्रिकेट मैंने खेली। और आप लोग तो ये प्लास्टिक के 360 को एंजॉय कर रहे होते हैं ना। मैंने हर्षल गिब्स की इनिंग्स एंजॉय की हुई है। जो गिब्स की इनिंग थी ना, वो इनके सामने कुछ, वो इन लोग इनके सामने कुछ नहीं है। वो उस वक्त में जब ग्लेन मैकग्रा, नेथन ब्रेकन, ब्रेटली गिलेप्सी लगा होता था, वहां से शेन वॉर लगा हुआ है, माइकल क्लर्क लगा हुआ है, वहां पे गिब्स मारता था। ये तो बॉलर भी चाइना के सारे आजकल इकट्ठे हुए हैं। अभी वो वाला मैच देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 400+ का टारगेट दिया था। वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग मैच है एवर। फिक्स कॉलम, फिक्स एसेट्स का कॉलम अलग क्यों बनाया है, उसका जवाब आपको कल मिलेगा। ठीक है, कल मैंने आपको ये हमारा मेन काम निकल गया। प्रोबेबली कल हम ये प्रोविजंस को एंड कर देंगे। सिर्फ एक टॉपिक है, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। उसके बाद कल माइट भी हमारा ये खत्म हो जाएगा, और सैटरडे को हम रजिस्ट्रेशन वगैरह एरिया कर लेंगे। और फिर अगले फ्राइडे तक ना 5 दिन लगातार हम सेल्स टैक्स के जितने पास पेपर थ्योरेटिकल है वो करेंगे। और न्यूमेरिकल्स में आपको कोई 5 से 6 न्यूमेरिकल्स लाइव करवा दूंगा, और बाकी न्यूमेरिकल्स मैं आपके एलएमएस के ऊपर रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर दूंगा। कोशिश करूंगा जितने लाइव न्यूमेरिकल करवा सकता हूँ वो मैं करवा दूं, और बाकी हो जाएंगे। और इस नेक्स्ट फ्राइडे जो आपका 18 तारीख को टेस्ट है, अगर वो टेस्ट आप लोग के धुएं ना निकाल गया कान से, मुझे फिर कहना। एक बड़ा टेस्ट होगा सेल्स टैक्स का, जिसमें थ्योरी, न्यूमेरिकल, प्रोविजंस सब कुछ होंगी। और वो आपको एक फाइनल लेवल का टेस्ट मिलेगा जो मंडे को आपका होगा, जो नेक्स्ट फ्राइडे आ रहा है। और मेरे ख्याल से ये क्लास की स्ट्रेंथ जो है ना, वो बहुत गिर चुकी हुई है। लोग नहीं कर रहे। आज की क्लास की मैं रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करवा रहा, अगले 2-3 दिन मैं रिकॉर्डिंग अपलोड ही नहीं करवाऊंगा। ये जब तक बंदे के पुत्र नहीं बनेंगे ना, तो इनको ऐसे लगाऊंगा रगड़ा मैं। इनके लिए, इनके लिए पिछला वीक हमने देखा, हमने 3 दिन ऑफ किया। इनसे पूछ के कि यार पेंडिंग लेक्चर्स वाले हैं, इशू वाले हैं, बन जाए। तब भी इन्होंने बंदे नहीं बने, और ऊपर से जब इनसे पूछने के बाद सब कुछ किया, ग्रुप पे कहते हैं क्लासेस क्यों ऑफ चल रही हैं। मैं कहा वाह भाई वाह।
तू नवा आया सोने, तुम्हें 10 क्लासेस क्यों ऑफ चल रही। अब इनको रगड़ते हैं, मैं आगे 2-3 दिन नहीं करूंगा। इनको जरा अकल आएगी। फेल ये लोग होते हैं, बाद में ब्लेम मेरे पे डाल देंगे कि मैंने सही नहीं करवाया। और अल्टीमेटली सारा ब्लेम मेरे पे आ जाएगा। पीडीएफ कल शेयर होगी, कल ये हमारा सेल्स टैक्स कंप्लीट हो जाएगा, तो कल इसकी पीडीएफ आपके पास आ जाएगी विद नोटेशन, सारा कुछ जो ऊपर लिखा हुआ है वो। आबिद ने कहा है आज करवा दें, कल से ना करवाएं। क्योंकि आबिद मेरे चाचू का नाम है तो मैं उनकी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं इस आबिद के कहने पे अपलोड करवा दूंगा। वरना मैं ग्रुप में, मेरे ख्याल से मैं आज क्लियर कट कह देता हूँ कि अगर आपने बंदे के पुत्र नहीं बनना तो ठीक है, फिर आप भाड़ में जाए। इनके कहने पे टेस्ट स्केड्यूल रिवाइज हुआ, इनके कहने पे जो बच्चे रेगुलर हैं उन्होंने 2-3 दिन सफर किया, लेकिन फिर भी मतलब अजीब लोग हैं ये। इनको जरा सीधा करते हैं। जरा फर्स्ट टेस्ट की मेरे पास पिछले टेस्ट की रिपोर्ट पड़ी है, अभी मैं श्योर नहीं करता, लेकिन जो इस फ्राइडे को टेस्ट है ना, जरा एक कंडक्ट होने दे, फिर मैं इसे बताता हूँ कि ये इनकी जो अमाल नामे है ना विद सीरियल नंबर, वो ग्रुप में शेयर करूंगा, मजा आएगा। लेकिन जो बच्चे रेगुलर है ना, उनका मुझे पता है कि यार ये बच्चे रेगुलर आ रहे हैं। अगर कोई किसी वजह से क्लास नहीं ले पा रहा, वो हेल्स के जहाँ हेल्स के छक्के देख ले, दैट वाज द बेस्ट शॉट। अच्छा, अगर वो किसी वजह से क्लास नहीं ले पा रहा तो कोई मसला नहीं है, इन्फॉर्म करने का पता होता है कि इसलिए क्लास नहीं ली, मैं रिकॉर्डिंग ले लूंगा या ले लूंगी। क्या ये इन्फॉर्म करना मुश्किल होता है? मैं आपको अगर बैकएंड पे दिखाऊं ना, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग्स का डाटा भी है, कितने बच्चे रिकॉर्डिंग्स ले रहे हैं। अभी तक आपके ग्रुप की स्ट्रेंथ जो है वो 150 की है। 22 बच्चे जो है ना, 22 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक, हमारी क्लास शुरू हुए 1.25 महीना हो गया हुआ है ना, अक्टूबर नवंबर, हाँ 1.25 महीना हो गया। 22 बच्चों ने ना कभी लाइव क्लास ली है, ना उन्होंने अभी तक अपना LMS लॉगिन करके देखा है। यहाँ तक की डिटेल मेरे पास है। क्या बात करते हैं। तो फिर उन लोगों को बैकएंड से इनके मैंने पासवर्ड ही चेंज करवा देने हैं LMS के। जब ये कभी LMS लॉगिन करेंगे आएंगे, इनके पासवर्ड इनवैलिड, इनको लगना पता था। फिर ये ग्रुप में एक्सपोज होंगे आगे कि सर वो हमारा LMS नहीं चल रहा, वो वीडियो लॉगिन कैसे करना है। ये देखना भी अगले 1-2 दिनों में सारे के सारे एक्सपोज होते। अब 1.25 महीना क्लास शुरू हुए हो गया, 1.25 महीने क्लास शुरू हुए हो गया। अब आप खुद देखें, 20-22 बच्चों ने अभी तक ना लाइव ली है, ना उन्होंने अभी तक LMS देखा है, अपना रिकॉर्डिंग नहीं देखी। अब ये देखें, ये 22-20 बच्चे क्या होंगे, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाएंगे, ये जाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर। ये किसको ब्लेम करेंगे, अपने आप को कि मुझे ब्लेम करेंगे, या सिस्टम को ब्लेम करेंगे? ये सारा इल्जाम मेरे पे देंगे या CM DG पे देंगे? ऐसे ही होगा ना। तो मैं इनको रगड़ूंगा इस दफा। अगर जो आप में से रेगुलर है, अप्स एंड डाउन तो हर एक के होते हैं, मुझे मुझे पता नहीं। जैसे मेरे साथ आज सुबह मैं घर से टाइम पे निकलना, मुझे घर में इमरजेंसी पड़ गई, मैं क्लास नहीं ले पाया R1 के ऊपर से, मेरा मोबाइल भी बंद था, बैटरी भी मेरी अचानक डेड हो गई। हालांकि मैं रात को चार्ज करता हूँ और मैंने रात को चार्जिंग पे लगाई थी, बट चार्जिंग मेरी हिली हुई थी, मुझे पता नहीं चला। और सुबह उठ के जो दर्द हुआ दिल में कि चार्जर अगर हिला हो ना, इतना कोई आपको छोड़ जाए, कोई ब्लॉक कर जाए, दर्द नहीं होता जितना चार्जर हिलने का दर्द होता है। ये मुझे आज सुबह फील हुआ। तो इमरजेंसी सारी की होती है। ठीक है, इमरजेंसी है तो आपके LMS पे वीडियो होंगी। आप रेगुलर तो है ना, आप लाइव पे रेगुलर नहीं है, आप रिकॉर्डिंग्स में रेगुलर रहे, आप रेगुलर तो हैं। मुझे पता है रिकॉर्डिंग कौन डेली बेस पे ले रहा है, मुझे पता है लाइव कौन ले रहा है। जो दोनों में नहीं है उनको फिर हम अलविदा कहते हैं, सिंपल इज दैट। तो आज की रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड हो जाएगी। फिर एक ग्रुप में आप ऐसा दोस्ताना मैसेज कर दें, या मैं फिर एक सख्त उन्हें मैसेज कर दूंगा, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करना भी रुकवा दूंगा उन बच्चों को। पावर बैंक अंधेरे में मिल नहीं रहा था मुझे,
क्योंकि मैंने निकलना था। अलग ग्रुप टेस्ट 1 के फौरन बाद बन जाएगा। जब मेरे पास टेस्ट 1 होगा ये वाला इस फ्राइडे को, इस फ्राइडे में मैं कह दूंगा टीए को कि आपने किसी को टेस्ट 1 में रिलैक्स नहीं करना। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसका सिलेबस पीछे है, लेट ज्वाइनर है, कोई नहीं है। जो थे उनको हमने अप्रोप्रिएट टाइम भी दिया था। अब जो कल आपको मैंने ग्रुप में टेस्ट 1 का स्केड्यूल दिया है उसके मुताबिक टेस्ट होगा। जो टेस्ट 1 देंगे मेरे पास टेस्ट 1 की रिपोर्ट आ जाएगी, मैं नया ग्रुप बना दूंगा उसके बाद। ठीक है, मैं जरा कोहली को मैसेज कर दूं कि जरा वापसी पे आते हुए ना मेरे लिए ऑस्ट्रेलियन तोते लेता है। उसको जरा मैसेज कर दूं, वो वेट कर रहा होगा। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। आज रात को ना 2 बजे तक मोहम्मद आमिर पिएगा। आमिर आज बहुत रोएगा।